पिछले भाग में उस दक्षिण दिशा के पर्वत के पास जाकर उस चमगादड़ के खून को वहां पर डालकर आने वाली महिलाएं बहुत डरते हुए वापस गांव आ पहुंचे। गांव में हर तरफ भयानक सी बारिश हो रही थी, लेकिन उन महिलाओं ने ये देखा कि उस दक्षिण दिशा के पर्वत के पास जरा भी बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए वो महिलाएं और भी डरे हुए थे। गांव में वापस आने के बाद ये महिलाएं सभी उन मटकियों को फोड़ने के बारे में बहुत देर सोचने लगी। तब वहाँ एक व्यक्ति आकर, हर हाल में मटकियों को यहीं पर फोड़ना है, मैं इसका एक परिष्कार ढूंढता हूँ, तब तक तुम लोग सभी यहीं पर रहना, ठीक है? ऐसा कहकर उस व्यक्ति ने कहीं से एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया। उसे वहाँ पर रखकर, सुनिए, आप सभी इन मटकियों को ठीक उस पत्थर पर मार दीजिए, जल्दी से फोड़िएगा। उस व्यक्ति की बात मानकर उन महिलाओं ने सभी मटकियों को उस पत्थर पर फोड़ दिया और वो मटकियों की फोड़ने की आवाज़ इतनी जोर की बारिश और बिजलियों की आवाज़ होने के बावजूद भी सीधा उस दक्षिका भूतनी के कानों तक पहुंची और वो भूतनी तड़पते हुए, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत! मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, फिर भी मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं इन आवाजों से बचने की इतनी कोशिश करने के बावजूद भी ये आवाजें बंद ही नहीं हो रही हैं और मेरे सर को बेहद दर्द दे रही है। ऐसा कहकर वो भूतनी वापस पर्वत के अंदर चली गई। और यहाँ गांव में सभी महिलाएं इस तरह बातें करने लगे। अरे कितनी विचित्र बात है, यहाँ हमारे गांव में इतनी बारिश हो रही है, लेकिन वहाँ पर्वत के पास जरा भी बारिश नहीं हो रही है। बहुत अजीब बात है। इस तरह वो बातें कर रही थी। ये सुनकर एक व्यक्ति ने कहा, क्या दक्षिण पर्वत के पास जरा भी बारिश नहीं हो रही है? मतलब हमने जो सोचा था वो सही है। इन बादलों को और बिजलियों को देखकर मुझे तभी शक हो गया था कि ये जरूर भूतिया बारिश होगी। आप सभी अच्छी तरह से सुन लो, हमारे मुखिया जी और तांत्रिक दादी जी हमसे एक ही बात कह रहे थे कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, इस चमगादड़ के खून को दक्षिण दिशा के पर्वत के पास डालकर यहाँ वापस आकर मटकियों को फोड़ना ही चाहिए। मुझे खुशी हो रही है कि आप सभी महिलाएं इस बात को मानकर यही काम कर रही हैं। बस 2 या 3 दिन की बात है, तब तक दादी जी भी बाहर आकर हमारी सहायता करेंगी। ठीक है, अब सभी अपने अपने घर जाओ। और फिर सभी अपने अपने घर चले गए। और दूसरी तरफ मुखिया जी एक बड़े से तांत्रिक के पास आते हैं और उनसे इस तरह कहने लगे, तांत्रिक जी, मैं आपकी विशेषताएं जानकर सीधा आपके पास आया हूँ। मेरा गांव इस गांव की बगल में ही है। हमारे गांव में सभी गांव वाले बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं। तांत्रिक दादी जी भी हमारी बहुत सहायता कर रही हैं, लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों के द्वारा आपके महिमाओं के बारे में जानकर आपके पास आया हूँ। कृपा करके हमारी सहायता कीजिए। क्या है तुम्हारी समस्या, बताओ। इस तरह तांत्रिक जी ने मुखिया जी से पूछा। तांत्रिक जी, मैं भी उस समस्या के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। हमारे गांव के दक्षिण दिशा में एक पर्वत है और उस पर्वत के अंदर बहुत सालों से एक भयानक सी भूतनी बंदी है, ऐसा गांव वाले कहते थे। लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था। पर अब जो भी समस्याएं हो रही हैं, उन सब के लिए वही दक्षिण दिशा के पर्वत ही कारण है। और तांत्रिक दादी जी भी हमारी सहायता करने के लिए एक यज्ञ शुरू करने के लिए 15 दिनों से समाधि में हैं। मेरी बस आपसे एक विनती है, आप भी हमारे तांत्रिक दादी जी के साथ रहकर हमारे गांव की समस्या को दूर कीजिए। इस तरह मुखिया जी ने उस तांत्रिक जी से कहा। ये सुनकर तांत्रिक जी बोले, तुम्हारी कही इस समस्या को सुनकर मुझे नहीं लगता कि ये कोई आसान समस्या है। और तो और
मैं उन दादी जी की शक्तियों के बारे में जानता हूँ और ऐसी शक्तिशाली दादी जी भी उस भूतनी को काबू नहीं कर पा रही है, तो मतलब वो भूतनी बहुत शक्तिशाली होगी। इसलिए मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक बात, जैसे ही दादी जी समाधि से बाहर निकलती हैं, तब मुझे बताइएगा। मैं उनके साथ रहकर हम दोनों मिलकर आपकी गांव की सहायता करने की कोशिश करेंगे। तांत्रिक जी की इन बातों को सुनकर मुखिया जी ने कहा, मतलब हमारी गांव की समस्या को कोई भी दूर नहीं कर पाएगा तांत्रिक जी। उस भूतनी के कारण हमारा पूरा गांव शमशान हो जाएगा। हर पूर्णिमा को किसी न किसी को मरते देख हम सभी चैन से नहीं रह पा रहे हैं। अगली मौत किसकी होगी, इसके बारे में सोच सोचकर हम सभी बहुत परेशान हैं। इस तरह मुखिया जी बहुत दुखी होकर कहने लगे। तब तांत्रिक जी ने कहा, मुखिया जी आप चिंता मत कीजिएगा। दादी जी बहुत शक्तिशाली हैं। इतने दिन उन्हें समाधि में रहकर तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वो कर रही है, तो मतलब वो कोई बड़ी शक्ति को पाने के लिए ही ऐसा कर रही हैं। आप विश्वास के साथ रहिएगा, दादी जी आपकी जरूर सहायता करेंगी। तांत्रिक जी की बातों को सुनकर मुखिया जी बहुत खुश हुए। ऐसी बात है क्या तांत्रिक जी? आपकी बातों को सुनकर मुझ में थोड़ी हिम्मत बढ़ गई है। और फिर आपके कहे अनुसार ही दादी जी के समाधि से बाहर आते ही हम आपको समाचार दे देंगे और उनके साथ मिलकर हमारी सहायता कीजिए। तब तांत्रिक जी ने कहा, मैं जरूर आऊंगा, आप जाइए। तांत्रिक जी के ऐसा कहते ही मुखिया जी अपने गांव जाने लगे। और फिर अगले ही दिन पूर्णिमा का दिन था। सभी गांव वाले बहुत डरे हुए थे। अरे कल ही पूर्णिमा है और ऐसे समय में मुखिया जी भी नहीं हैं। मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। जब मुखिया जी ने कहा था कि वो गांव से बाहर जाएंगे, तब मुझे इस पूर्णिमा के दिन के बारे में जरा भी याद नहीं आई। अब हमें क्या करना होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे क्यों डरते हो, मुखिया जी ने क्या कहा था, हम आज तक जो भी काम करते आ रहे हैं वैसे ही बिना रुके काम करते रहना होगा। इसलिए हमेशा की तरह कल रात को भी सभी गांव की महिलाएं अपने सर पर मटकियों को रखकर दीप की कांतियों में उस दक्षिण दिशा के पर्वत के पास जाएंगी। तब एक और व्यक्ति ने कहा, लेकिन आज तक तो गांव की महिलाओं को वो दादी जी ही लेके जा रही थी, और तो और किसी मर्द को वहां पर जाना मना है। और ऐसी बारिश में तांत्रिक दादी जी के बगैर महिलाएं थोड़ी सी डरी हुई हैं। अब वो सभी अकेले ही कैसे जा सकती हैं? ये सुनकर एक व्यक्ति ने कहा, तूने तो सही ही कहा है, महिलाएं पहले से ही बहुत डरी हुई हैं। और तो और कल से हमारे गांव में जोर की बारिश भी हो रही है। ये बारिश तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। ठीक है, हम एक काम करते हैं। पिछली बार हमें एक समस्या आने पर जैसे हम सभी तांत्रिक दादी जी के पास गए थे, ठीक उसी तरह इस बार भी हम उनके पास जाकर इस समस्या का परिष्कार उन्हीं से पूछते हैं। तब दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ रे, तूने सही कहा, चलो जल्दी से जाते हैं। ऐसा सोचकर वो तीनों तांत्रिक दादी जी के समाधि पर आ गए। दादी जी, आप ही हमारी समस्या को परिष्कार कर सकती हैं। कल पूर्णिमा आने वाली है और हम सभी पूर्णिमा के दिन से बहुत डरते हैं। बताइए ना दादी जी, हमें क्या करना है? इस तरह उन्होंने डरते हुए पूछा। तब उस समाधि से तांत्रिक दादी जी इस तरह कहने लगी, बच्चों, तुम सभी क्यों डरते हो? कुछ ही दिनों में तुम्हारे गांव को विमुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तब तक जो भी आज तक करते आ रहे हो वो काम वैसे ही होना चाहिए। तुम लोग फिक्र मत करो कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ। मेरा मंत्र दंड तुम्हारे गांव की महिलाओं के साथ उनकी सुरक्षा के लिए आएगी और हमेशा की तरह उन महिलाओं को दीप के कांतियों में सर पर मटकियों को रखकर दक्षिण दिशा के पर्वत के पास जाना होगा। उनके साथ उनकी रक्षा के लिए मेरा मंत्र दंड भी होगा। आप निश्चिंत होकर जाइए और पूर्णिमा के लिए सब कुछ इंतजाम कर लीजिएगा। ये सुनकर उन गांव वालों ने कहा, दादी जी, आप सच में हमारे लिए भगवान समान हैं।
अगर आप नहीं होती तो हम सब कब के मारे चुके होते। ठीक है दादी जी, जैसे आपने कहा है वैसे ही हम सभी करेंगे। ऐसा कहकर वो तीनों वापस गांव आ गए और गांव में अभी भी बारिश हो रही थी। लेकिन अचानक से सुबह होते ही वो बारिश रुक गई। गांव वाले सभी बाहर निकलकर, अरे ये क्या, अचानक से इतनी जोर की बारिश आज कैसे रुक गई? तब दूसरे व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है कि आज पूर्णिमा के दिन होने की वजह से किसी को बलि लेने के लिए ही उस भूतनी ने बारिश को रोक दिया होगा। हमें पता है ना कि ये भूतिया बारिश है और महिलाएं भी बहुत डरी हुई थी। खैर, आज पूर्णिमा है, जो काम जैसे हो रहा है वैसे ही होते रहना चाहिए। दादी जी ने कहा था ना। ऐसा कहकर वो सभी इंतजाम करने लगे और शाम होते ही मुखिया जी गांव में आए। ओ अप्पा राव, सुब्बा राव, आज पूर्णिमा है, सब तैयार है ना? तुरंत ही एक व्यक्ति बाहर आकर, अरे मुखिया जी आप आ गए। आप यहाँ रहेंगे तो हमें थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। हम सभी परेशान थे कि आपके बगैर हम सभी कैसे संभाल पाएंगे। और मुखिया जी, एक और बात, मैं और कुछ गांव वाले तांत्रिक दादी जी के पास गए थे, क्योंकि इस बार पूर्णिमा के दिन तांत्रिक दादी जी भी नहीं है और वहाँ मर्दों का जाना भी मना है। और दादी जी ने इसका एक अच्छा परिष्कार बताया। तब मुखिया जी ने कहा, तुम लोगों ने सही किया है रंगाराव, मैं भी डरते हुए यहाँ पर आया था। आज पूर्णिमा के दिन है और आप लोग कैसे संभाल लेंगे ये सोचकर मैं जल्दी से काम निपट कर वापस आ गया। अब समय हो रहा है, लेकिन इस बार दादी जी नहीं है तो कैसे कर पाएंगी महिलाएं? तब उस व्यक्ति ने कहा, मुखिया जी, उन्होंने कहा था कि उनकी मंत्र दंड महिलाओं के साथ जाएगी। तब मुखिया जी ने इस तरह कहा, सच में दादी जी हमारे लिए भगवान समान हैं। वो हमारी गांव की हमेशा सहायता करती रहती हैं। ठीक है, जल्दी करो, महिलाओं को तैयार रहने के लिए कहो। मुखिया जी के कहे अनुसार सभी महिलाएं हमेशा की तरह मटकियों में हल्दी और कुमकुम को भरकर एक दीप जलाकर मटके को सर पर रख के तैयार खड़ी थी। और ठीक रात के 1 बजे के समय पर तांत्रिक दादी जी की मंत्र दंड सीधा उन महिलाओं के पास आ पहुंची। ये देखकर गांव वालों ने कहा, अरे ये तांत्रिक दादी जी की मंत्र दंड है, देखो। ये सुनकर एक महिला ने कहा, अरे बहुत विचित्र बात है, दादी जी के पास तो बहुत सारी मायाएं हैं। ठीक है, जल्दी चलो, इस तरह उस महिला ने कहा। तब मुखिया जी ने कहा, बहनों, तुम सभी इस मंत्र दंड के पीछे पीछे जाना और आपको वहाँ पर क्या करना है पता है ना? हमेशा की तरह सभी काम अच्छी तरह से करके आना, ठीक है? इस तरह मुखिया जी ने महिलाओं से कहा और उनके कहे अनुसार ही महिलाएं सभी उस मंत्र दंड के पीछे पीछे ही जाने लगी। ठीक उस दक्षिण दिशा के पर्वत के पास आने के बाद और हमेशा की तरह वो महिलाएं हल्दी और कुमकुम को उस पर्वत पर छिड़ककर मटकियों को उस पर्वत के चारों ओर रख के उस मंत्र दंड से आ रही पानी से अपने हाथ धो लिए। और हमेशा की ही तरह वो सभी महिलाएं पीछे देखे बगैर वापस अपने गांव आ गई। और कुछ ही देर में उस पर्वत के चारों ओर अग्निज्वालाएं प्रकाशित हो गई और दक्षिका भूतनी वहां पर प्रत्यक्ष हो गई। अमावस की घड़ियां निकट आ गई है मकुला, आओ बाहर आओ। इस तरह उसने मकुला भूतनी को बुलाया और वो मकुला भूतनी उस पर्वत से बाहर निकली। मकुला, इस अमावस के दिन इस गांव के सभी महिलाओं को हमें खा लेना चाहिए। इस पूर्णिमा और अमावस के बीच तुम्हें उस गांव में प्रवेश करने का मौका मिला है मकुला। पूर्णिमा और अमावस के बीच अगर कोई अपशकुन बात हो जाएगी तो यहाँ पर जल रही सभी दियाएं बुझ जाएंगी। और फिर मैं सभी महिलाओं को मारकर खा पाऊंगी। मैं अपनी भूख को मिटाने के लिए इस गांव की महिलाओं को खा पाऊंगी। मकुला, तैयार रहना। इस तरह दक्षिका भूतनी जोर से हंसने लगी